गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र कुमार बेटा। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह एनिमल किंगडम में कितने प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। हमने देखा था कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम किसे बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम किसे बोल रहे हैं, और हमने देखा था कि जो मानव होता है उस मानव का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। और उसमें हमने देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें एक आता है आहार नाल और दूसरा भाग आता है सहायक ग्रंथियां। अगर हम देखें इस आहार नाल में हम क्या क्या शामिल करते हैं, तो पहला आता है मुख, दूसरा आता है मुख गुहिका, तीसरा आता है ग्रसनी, चौथा पार्ट आता है ग्रसिका, उसके बाद में आता है आमाशय, छोटी आंत, और सबसे लास्ट में आता है बड़ी आंत। ये हो गए आहार नाल के पार्ट। इसके बाद अगर हम देखें तो सहायक ग्रंथियों में पहला आता है लार ग्रंथियां, उसके बाद में आती है यकृत आता है, और 3 नंबर पर आता है अग्नाशय। अगर हम देखें हमारे पिछले वीडियो में तो हम इस आहार नाल के पार्ट मुख गुहा तथा मुख गुहिका के बारे में देख चुके थे। हमने देखा था कि मुख गुहिका में जीभ देखने को मिलती है, इसके बाद मुख गुहिका में दांत देखने को मिलते हैं। इनकी स्ट्रक्चर तथा इनकी संरचना के बारे में डिटेल से, इनके फंक्शंस के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रसनी पार्ट। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कल वाले वीडियो से रिलेटेड कि जो ये जीव हमारे मुख में जुड़ी होती, आधार से जुड़ी होती है, उस आधार के निचले भाग में कौन सी स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। शायद मेरे इस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस या लेक्चर को देखने के बाद कुछ स्टूडेंट के मन में ये होगा कि लेक्चर बहुत ही बड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करा देना चाहूंगा कि आपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट है या चैप्टर है, या आपने पहले भी पढ़ा होगा 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास या 11th, और अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं तो 11th 12th में भी पढ़ा होगा, लेकिन आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, आपके वो बेसिस क्लियर नहीं हुए। हमारा ये जो वीडियो है लंबा चलने का यही कारण है कि हम एक एक चीज को लेकर चल रहे हैं, और हमारा यहाँ पर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। कभी कभी जी जलाने से जीवन रोशन हो जाता है, इसलिए आप मेहनत कीजिए और लगातार इसे समझने का प्रयास कीजिए। आज हम बात करेंगे ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी, हमने कल हमारे वीडियो में बात की कि जो मुख गुहा होती है उस मुख गुहा में दांत प्रेजेंट होता है, जीभ प्रेजेंट होती है। जो मुख गुहा होती है, मुख गुहा का अंतिम भाग ग्रसनी में खुलता है। अगर हम देखें कि ग्रसनी की संरचना किस प्रकार होती है,
हमने बात कर ली थी मुख गुहा तक, ये हो गई मुख गुहा गुहिका। अब जो मुख गुहा का अंतिम पार्ट होता है वह खुलता है ग्रसनी में। हम बात कर लेते हैं इस ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी एक ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसी संरचना होती है जो कि श्वसन मार्ग तथा भोजन मार्ग का कॉमन मार्ग होता है। श्वसन पाथ तथा जो फूड पैसेज होता है उसका कॉमन मार्ग होती है, मतलब कि ये हो गई नासा गुहिका और ये हो गया मुख गुहिका। नासा गुहिका भी ग्रसनी में खुलती है तथा मुख गुहिका भी ग्रसनी में खुलेगी, मतलब कि यह ग्रसनी एक कॉमन पाथ होती है जहां से फूड भी इस ग्रसनी में इंटर करेगा और जो हम श्वसन की प्रक्रिया के दौरान श्वास लेते हैं वह भी इसी ग्रसनी से एंटर करेगी। अब होता क्या है, इस ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। यह हो गया ग्रसनी भाग। ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, जहां से यह नासा गुहिका इस ग्रसनी में प्रवेश करती है उसे हम बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। या इसे बोलेंगे नासा ग्रसनी। उसके बाद में ये जो हमारी मुख गुहिका ग्रसनी में जहां से खुलती है उस भाग को हम बोलेंगे ओरोफेरिंक्स। मुख गुहिका। इसके अलावा जो ग्रसनी का तीसरा पार्ट होता है उसे कहते हैं हम लेरेंगो फेरेंक्स। इस प्रकार जो ग्रसनी होती है उसके 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। जो ये लेरिंगोफेरिंक्स होती है, जो लेरिंगोफेरिंक्स होती है इस पर एक इस प्रकार स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। जैसे यहां अगर हम देखें, यह हो गई ग्रसिका और यह हो गई श्वास नली जिसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। यहां पर एक इस प्रकार स्ट्रक्चर लगी रहती है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ ग्रसनी भी या ट्रैफिक पुलिस ऑफ फेरेंक्स भी कहते हैं, क्योंकि इस जो एपिग्लोटिस होता है इसे ग्रसनी का पुलिस मैन भी, ट्रैफिक पुलिस मैन भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम भोजन निगलते हैं, हमने भोजन ग्रहण किया, जैसे ही हम निकलते हैं तो यहां से ये जो एपिग्लोटिस है ये खुल जाएगा और हमारा फूड ग्रसिका में इंटर कर जाएगा। और जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो ये एपिग्लोटिस इधर ही ग्रसिका वाले भाग में आ जाएगा और ग्रसिका को बंद कर लेगा और हमारा जो श्वसन की प्रक्रिया है वह संपन्न होगी। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार ग्रसनी की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ग्रसनी के कौन से भाग होते हैं और किस प्रकार यह एक कॉमन पाथ की तरह कार्य करती है जिससे भोजन और वायु दोनों इंटर कर पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे आहार नाल के अगले पार्ट ग्रसिका को। चार नंबर पर आता है ग्रसिका या ईसोफेगस। ग्रसिका या ईसोफेगस क्या होता है? यह एक 25 सेंटीमीटर लंबी
नलिका के समान स्ट्रक्चर होती है। यह न केवल एक लंबी ट्यूब या नलिका होती है, इसमें अगर इस गर्सिका या इसोफेगस की स्ट्रक्चर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर में हमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिखाई देते हैं, जो कि हम जैसे ही भोजन निकलते हैं उस भोजन के निकलने की प्रक्रिया के दौरान पेरिस्टाल्टिक मोमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार ये जो ग्रसनी होती है, ग्रसिका होती है, यह ग्रसनी तथा आमाशय को जोड़ने का कार्य भी करती है। इसके अलावा अगर हम ग्रसनी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ग्रसिका की स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो हो गया ग्रसनी वाला पार्ट, ये हो गया ग्रसिका जिसे हम बोल रहे हैं इसोफेगस, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और यहां से हमारा शुरू हो जाएगा आमाशय। अगर इस ग्रसिका की वॉल को देखें तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि चिकनी प्रकार की पेशियां होती है। इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, इन चिकनी पेशियों पर सीधा ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे ही हम भोजन निगलते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीग्लूटेशन, और जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं तो ये भोजन ऐसा नहीं है कि सीधा यहां से गिरकर इस आमाशय में इंटर कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब हम भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो ये जो ग्रसिका होती है इसकी वॉल पास रहती है, इसमें किसी भी प्रकार का स्पेस हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यहां से ये भोजन का जो निवाला होता है जिसे हम बोलस कहते हैं, ये बोलस जैसे ही ग्रसिका में इंटर करेगा, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है इसमें ये थोड़ी फैल जाएगी, और जिससे इसमें तरंग के समान, जैसे तरंग के समान इसमें पेरिस्टाल्टिक मोमेंट या कर्माकुंचन गति हमें देखने को मिलती है, जिसके द्वारा भोजन धीरे धीरे यहां से होता हुआ इस आमाशय में इंटर करेगा। इस अगर हम देखें और इस ग्रसनी की स्ट्रक्चर में देखें तो जैसे यहां पर एक इस प्रकार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यहां से जो ग्रसिका होती है ये ग्रसिका नेरो हो जाती है, मतलब संकीर्ण हो जाती है। यहां पर एक स्पिंसिटर प्रेजेंट होती है जिसे हम गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंसिटर बोलते हैं। ये जो स्पिंसिटर प्रेजेंट होती है इसे हम गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंसिटर बोलते हैं। ये गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंसिटर वास्तव में क्या होती है, जहां से ग्रसिका और आमाशय जुड़ते हैं वहां पर ये स्पिंसिटर हमें देखने को मिलती है। इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं अवरोधनी। हम इसे वाल्व क्यों नहीं बोल रहे? वाल्व इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वाल्व एक ऐसी संरचना होती है जिसके द्वारा कोई भी मटेरियल होता है एक साइड प्रवेश कर सकता है, दूसरी साइड उसकी एंट्री नहीं हो सकती, मतलब कि दोनों साइड नहीं जा सकता। लेकिन इस स्पिंसिटर में क्या होता है, यह एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जैसे हमने भोजन ग्रहण किया और उस भोजन में ऐसे बैक्टीरिया या टॉक्सिक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ हमने इस भोजन में आमाशय के अंदर ग्रहण कर लिए, तो होता क्या है, यह वाल्व वापस पीछे की तरफ इंटर हो, यह स्पिंसिटर वापस पीछे की तरफ खुलेगी और यहां से जो ये टॉक्सिक फूड है ये वोमिटिंग के रूप में हमारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि
ग्रसिका की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, किस प्रकार इसमें पेरिस्टाल्टिक मोमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें म्यूकस का सिक्रेशन भी होता है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगली स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं आमाशय। पांच नंबर पर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आमाशय या स्टमक। आमाशय क्या होता है? आमाशय की अगर हम बात करें तो आमाशय एक पेशीय थैली के समान स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। पेशीय थैली के समान स्ट्रक्चर होती है जो कि एक तरफ से तो ग्रसिका से जुड़ी रहती है और दूसरी तरफ छोटी आंत के भाग ग्रहणी के द्वारा जुड़ी रहती है। यह होता है आमाशय। यह होता है आमाशय जो कि एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है। अगर हम बात करें, ये जो आमाशय है ये हमारी बॉडी में जो पेट की गुहा प्रेजेंट होती है, जिसे हम एब्डोमेन बोलते हैं, इस एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। अगर आमाशय की बात करें तो आमाशय में हमें तीन भाग देखने को मिलते हैं। ये जो ऊपर का भाग होता है आमाशय का, ये कार्डियक भाग होता है। इसे हम कार्डियक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह हमारे पेट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है तथा जो हार्ट होता है इस हार्ट के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, इसलिए इस भाग को हम बोल रहे हैं कार्डियक। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है आमाशय का, उसे हम बोल रहे हैं फंडस। और जो आमाशय का तीसरा पार्ट होता है उसे हम बोल रहे हैं पाइलोरिक। ये आमाशय में हमें तीन भाग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर एक स्पिन सीटर प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिन सीटर। ये पाइलोरिक स्पिन सीटर क्या करती है? जैसे ही फूड इस आमाशय से इस ग्रहणी में इंटर कर जाता है तो इस फूड को वापस आमाशय में आने से रोकने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम देखें, यह जो कार्डियक पार्ट होता है यह हमारे आमाशय का 20% भाग बनाने का कार्य करता है, जो कि ग्रसनी के माध्यम से जुड़ा रहता है। इसके बाद अगर हम इसके दूसरे भाग फंडस की बात करें तो यह लगभग आमाशय का 80% भाग का निर्माण करता है। अगर इस फंडस भाग के बारे में हम बात करें, तो यह लगभग आमाशय का 80% भाग का निर्माण करती है। इसमें हमें इसकी वॉल के अंदर, फंडस की वॉल के अंदर हमें देखने को मिलती है म्यूकस सेल, जो क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है, मतलब सलेस्मा का सिक्रेशन करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हमें ऑक्जेंटिक सेल देखने को मिलती है, जिसके द्वारा HCl का सिक्रेशन होता है। और इसके अलावा अगर एक और देखें तो इसमें हमें जाइमोजन सेल देखने को मिलती है, जिसके द्वारा पेप्सिनोजन हार्मोन का सिक्रेशन, पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन होता है।
ये म्यूकस क्या फंक्शन करती है, जो हमारे आमाशय में श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है, ये क्या फंक्शन करती है। अगर हम देखें तो जो हमारा आमाशय होता है, इस आमाशय के फंडस भाग में हमें ऑक्जेंटिक सेल देखने को मिलती है। इस ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा HCl का सिक्रेशन होता है, जो कि हाईली एसिडिक होता है, मतलब कि प्रबल अम्लीय होता है और इतना खतरनाक अम्लीय होता है कि अगर हमारे हाथ या पैर पर गिर जाए तो हाथ या पैर जल जाएगा। लेकिन अगर इतना खतरनाक ये HCl होता है, इसकी pH होती है 1.2 pH। अगर ये HCl इतना खतरनाक होता है, तो इस आमाशय को डैमेज क्यों नहीं करता। ये इसलिए होता है क्योंकि इस फंडस भाग में म्यूकस सेल प्रेजेंट होती है, जिनके द्वारा श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है, और यही श्लेष्मा इस आमाशय के चारों ओर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो HCl से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो जाइमोजन सेल होती है, इन जाइमोजन सेल के द्वारा पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जो कि प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आमाशय में पाचन की प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, लेकिन जो ये पेप्सिनोजन या पेप्सिन एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है आमाशय में, ये जो पेप्सिन एंजाइम आमाशय में प्रेजेंट होता है, ये मुख्यतः भोजन के पाचन के लिए न होकर, जैसे हमने भोजन ग्रहण किया और उस भोजन में कुछ इस प्रकार का हानिकारक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है, जो कि माउथ के लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा नष्ट नहीं कर होता और वह आमाशय में इंटर कर जाता है। तो आमाशय में इस प्रकार की प्रोसेस होती है कि उस बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो बैक्टीरिया होती है, उसके चारों की जो झिल्ली प्रेजेंट होती है वह प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसलिए मुख्यतः जो हानिकारक बैक्टीरिया भोजन के साथ में आमाशय में इंटर कर जाते हैं, उन्हीं के पाचन के लिए यह पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसलिए पेप्सिन एंजाइम बैक्टीरिया या हानिकारक जीवाणुओं के पाचन की प्रोसेस होती है, लेकिन फूड में भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसलिए प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन इस आमाशय में स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, हमारा जो अगला पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम या आहार नाल का, वह होता है छोटी आंत। अब हम समझ लेते हैं कि छोटी आंत क्या होती है। जो हमारी आहार नाल होती है, उस आहार नाल का 6th पार्ट होता है छोटी आंत, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर छोटी आंत की बात करें, जैसे हमने देखा यह आमाशय हो गया, इस आमाशय के बाद में ये यू शेप्ड संरचना होती है। यहां से ही हमारी जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वह स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में अगर हम आगे की तरफ देखें तो यह इस प्रकार हमें कुंडलित स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलती है। और यहां से लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगी,
अगर हम देखें जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से यहां तक हो गया, ये आमाशय। इसके बाद में अगर देखें तो ये पार्ट हो गई यू शेप्ड आकार की हमें दिखाई देती है, उसे हम ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी बोलते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं ड्यूडेनम। इसके बाद में छोटी आंत का जो अगला पार्ट होता है उसे हम बोल देते हैं अग्रवृहदांत्र, अग्रशूद्रांत्र। जिसे हम जेजुनम बोलते हैं। और इसके बाद में जो लास्ट पार्ट होता है छोटी आंत का उसे हम बोल देते हैं शूद्रांत्र या इलियम। अब हम देखें जो ये ग्रहणी का यू शेप आकृति होती है, यहां पर सर्वाधिक एंजाइमेटिक प्रोसेस या डाइजेशन की प्रोसेस होती है। हम देखते हैं कि इसमें सर्वाधिक डाइजेशन क्यों होता है। अगर यहां देखें तो इधर प्रेजेंट होता है पेंक्रियाज या जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय। एक तो इस ग्रहणी भाग में ये जो अग्नाशय प्रेजेंट होता है, यहां पर इस अग्नाशय के द्वारा पेंक्रिएटिक जूस या अग्नाशयी रस का सिक्रेशन होगा, जिसके माध्यम से इस ग्रहणी भाग में सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां से कनेक्टेड रहता है यकृत या लीवर, और इसके पास ही में प्रेजेंट होता है गोल ब्लैडर या पित्ताशय। इस यकृत के द्वारा पित्त रस का स्त्रावण होता है, जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। इस बाइल जूस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जैसे वर्णक प्रेजेंट होते हैं, तथा इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि छोटी आंत की जो माध्यम होता है उसे सारी बनाने का कार्य करता है। इस प्रकार अगर हम देखें अग्नाशय से आने वाले एंजाइम तथा इस यकृत से आने वाला पित्तरस जैसे सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया इस ग्रहणी भाग में होगी, या स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा अगर हम देखें छोटी आंत का अगला पार्ट जिसे हम बोलते हैं अग्रशूद्रांत्र या जेजुनम बोलते हैं। इस जेजुनम में क्या होता है, जेजुनम में क्या होता है कि ये जो इसकी आंत की संरचना हमें देखने को मिलती है, इसमें हमें छोटे छोटे उभार या ब्रूस बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, जिसे हम विलाई कहते हैं। विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, जो कि छोटी आंत के सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया होती है। और जो शूद्रांत्र भाग होता है इसमें किसी भी प्रकार की पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, इसमें आंशिक रूप से वाटर का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम देखें जो छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत की अगर हम संरचना को बड़ी करके देखें तो हमें उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे हमने आमाशय के बाद में देखा कि इस प्रकार यू शेप्ड ग्रहणी देखने को मिलती है या छोटी आंत हमें देखने को मिलती है। हमने देखा कि आमाशय के बाद में ये यू शेप्ड हमें ग्रहणी देखने को मिलती है। अगर हम ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत की संरचना को मैग्नीफाई करके देखें तो हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमें इसमें देखने को मिलती है। जैसे कि
इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम काट कर देखें तो हमें इस प्रकार कुछ लेयर देखने को मिलेगी इस छोटी आंत में। जैसे छोटी आंत के अगर हम स्ट्रक्चर देखें बाहर से अंदर की तरफ, इसमें कौन कौन सी लेयर हमें देखने को मिलती है, तो सबसे जो बाहरी लेयर होती है छोटी आंत के स्ट्रक्चर की, अगर हम इसे मैग्नीफाई करके देखें तो सिरोसा लेयर प्रेजेंट होती है जो बाहर से अंदर की तरफ, मतलब कि ये जो छोटी आंत की सबसे आंतरिक ल्यूमेन होती है, गुहिका होती है, और ये सिरोसा सबसे बाहर की लेयर होती है। अगर इसके अंदर की लेयर को देखें तो मस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर की अगर हम लेयर को देखें तो सबम्यूकोसा लेयर हमें देखने को मिलती है, और सबसे जो आंतरिक लेयर होती है वह होती है म्यूकोसा। और ये जो सबसे आंतरिक भाग होता है इसे हम बोल देते हैं ल्यूमेन। ये हो गई छोटी आंत की मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर। सबसे बाहर की तरफ सिरोसा लेयर देखने को मिलती है, इससे अंदर की तरफ मस्कुलरिस लेयर हमें देखने को मिलती है, इसके अंदर सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर की तरफ म्यूकोसा लेयर हमें देखने को मिलती है। इस म्यूकोसा लेयर में होता क्या है, इस म्यूकोसा लेयर में छोटे छोटे रसांकुर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं, और उन विलाई पर हजारों छोटे छोटे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर इसको और अधिक मैग्नीफाई करके देखें, ये हो गई छोटी आंत की सबसे आंतरिक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं विलाई, और इस विलाई पर छोटे छोटे माइक्रोविलाई हमें देखने को मिलते हैं। ये माइक्रोविलाई क्या फंक्शन करते हैं, ये हो गए माइक्रोविलाई। अब होता क्या है, जैसे छोटी आंत के ग्रहणी भाग में डाइजेशन की प्रोसेस हो गई, और जैसे ही ये भोजन अग्र शुद्रांतर में जाता है, अग्र शुद्रांतर में क्या होता है, ये ब्रूस बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोल सकते हैं ब्रूस बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर। इसे हम ब्रूस बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। जैसे ही हमारा भोजन इस अग्र शुद्रांतर में इंटर करेगा तो ये सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देंगे, जिससे हमारा डाइजेस्टिव फूड अवशोषित कर लिया जाएगा और उसे ब्लड में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार हमारे छोटी आंत की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आती है आहार नाल का अगला पार्ट आता है बड़ी आंत, जिसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, जबकि लार्ज अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में तो जो छोटी आंत होती है वह 3 मीटर लंबी होती है, जबकि जो बड़ी आंत होती है वह होती है 1.5 मीटर लंबी। हम बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बड़ी आंत का व्यास अधिक होता है, जबकि छोटी आंत का व्यास कम होता है। अगर हम छोटी आंत की बड़ी आंत की स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे यह छोटी आंत का भाग हो गया,
ग्रहणी भाग हो गया। ग्रहणी भाग के बाद में ये छोटी आंत इस प्रकार कुंडलित संरचना हमें देखने को मिलती है। इसके बाद यहां से स्टार्ट होती है बड़ी आंत। ये हो गई बड़ी बांध और यहां पर एक अवशेष के समान हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत का जहां से बड़ी आंत से छोटी आंत कनेक्ट रहती है इसे बोलते हैं हम सिक्कम। इसके अलावा बड़ी आंत के इस पार्ट को हम बोलते हैं कोलोन और बड़ी आंत का यह पार्ट होता है जिसे हम रेक्टम बोलते हैं। इसके अलावा जो आहार नाल की सबसे अंतिम ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एनस। अब होता क्या है, इस बड़ी आंत में हमें यह एक अवशेषी संरचना के रूप में दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी भोजन जैसे छोटी आंत से इंटर करे बड़ी आंत में इंटर करता है तो कुछ भोजन के कण इस अपेंडिक्स में इंटर कर जाते हैं और इस अपेंडिक्स में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वह डाइजेस्टिव एंजाइम इस भोजन का पाचन कर देते हैं और ये धीरे धीरे सड़ने लग जाता है और यहाँ से सूजने लग जाती है जिसे इसे सर्जरी के द्वारा काट कर निकाल दिया जाता है जिसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं। ये सिकम पार्ट हो गया और ये जो आहार नाल की अंतिम ओपनिंग होती है ये रेक्टम होती है। आज हमने देखा कि किस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम की आहार नाल में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कल हम बात करेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सहायक ग्रंथियों के बारे में। थैंक यू।